सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 में अब तक जितने भी अम्बेडकर संदेश हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। मेरे साथियों, इनको चैप्टर वाइज क्या निष्कर्ष है, क्या सारांश है, आज के इस अम्बेडकर संदेश में जो बाबा साहब ने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें की हैं, उन सिफारिशों का सारांश बताने वाले हैं। आज का अम्बेडकर संदेश, यदि पूर्व के अम्बेडकर संदेश आपने हो सकता न सुन पाए हों, भाग 4 के यानी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 के विभिन्न जो अम्बेडकर संदेश हैं वो आप हो सकता न सुन पाए हों, लेकिन आज का अगर अम्बेडकर संदेश आप अंत तक सुन लेते हैं तो अब तक के अम्बेडकर संदेश के निष्कर्ष तो जान ही जाएंगे। तो ऐसे में आज का अम्बेडकर संदेश बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारा निवेदन है आपसे कि आज के अम्बेडकर संदेश को आप मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अंत तक लगातार जरूर सुनिएगा। मेरे साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश में सिफारिशों का सारांश पेज नंबर 103 से लेकर 105 तक। भाग 1 में जो सारांश है वो ये है कि बाबा साहब चाहते थे कर्नाटक और सिंध को बंबई प्रेसिडेंसी से अलग न किया जाए। कर्नाटक और सिंध को बंबई प्रेसिडेंसी से अलग न किया जाए, ये निष्कर्ष है, यही सारांश है भाग 1 का। आखिर क्यों न किया जाए, कर्नाटक और सिंध को बंबई प्रेसिडेंसी से अलग न किया जाए, इसके पीछे के कारण क्या है, हमने ऑलरेडी उस अम्बेडकर संदेश में आपको बताया है। भाग 2 में अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 यानी कि 3 अध्याय हैं भाग 2 में। अध्याय 1 में प्रांतीय कार्यपालिका को इस परंतु के अधीन पूर्ण दायित्व दिया जाए कि यदि विधायिका के सदस्य इसे आरक्षित विषय बनाने का संकल्प करें तो उनके संकल्प को कार्य रूप दिया ही जाएगा। अध्याय 2 में किसी भी दशा में कार्यपालिका को अपरिहार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। कार्यपालिका में कोई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। मंत्रियों को अवैध कार्यों के लिए अदालत के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। संविधान में मंत्रियों पर महाभियोग चलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यपालिका का संयुक्त दायित्व होना चाहिए। कार्यपालिका की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करें, गवर्नर नहीं। ये अध्याय 2 का निष्कर्ष हमने आपके समक्ष रखा। अध्याय 3 में बाबा साहब ने जो निष्कर्ष सारांश बताया है, अध्याय 3 का सारांश है गवर्नर की हैसियत संवैधानिक अध्यक्ष की होनी चाहिए। बाबा साहब चाहते थे कि गवर्नर की हैसियत संवैधानिक अध्यक्ष की होनी चाहिए, उसके पास आपात अधिकार नहीं होने चाहिए। बाबा साहब इस पक्ष में नहीं थे कि गवर्नर के पास आपात अधिकार हो। ये निष्कर्ष है अध्याय नंबर 3 का। अब आता है भाग 3, और भाग 3 में अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, 4, 5 और 6 हैं, यानी कि 6 अध्याय भाग नंबर 3 में है। अध्याय नंबर जो 1 है उसका सारांश है मेरे साथियों, मताधिकार वयस्कता के आधार पर होना चाहिए। हमने तत्कालीन अम्बेडकर संदेश में आपको बताया था, जब अध्याय नंबर 1 भाग 3 का चल रहा था मताधिकार के बारे में, तो बाबा साहब कहते हैं मताधिकार वयस्कता के आधार पर होना चाहिए, यानी कि जिसने 18 वर्ष की, उस समय 21 वर्ष उम्र निर्धारित की गई थी, और बाबा साहब कहते थे कि जिनका उम्र 21 वर्ष पूर्ण हो गई है तो उन्हें मतदान का अधिकार होना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसा मानते थे कि जो जमींदार लोग हैं उनको मतदान का अधिकार होना चाहिए। कई लोग ऐसा भी मानते थे कि जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको मताधिकार होना चाहिए। कई लोग ये भी मानते थे कि जो टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को लगान देते हैं, ऐसे लोगों को ही मतदान का अधिकार होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट ढंग से कि भारत का वह व्यक्ति जो वयस्क है, जो 21 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका है, उसको मतदान का अधिकार होना चाहिए। ये बात बाबा साहब ने कही थी अध्याय 1 में, भाग 3 के अध्याय 1 में। अध्याय 2 में
पूरी विधायिका निर्वाचित होनी चाहिए। भाग 3 के अध्याय 2 में बाबा साहब कहते हैं पूरी विधायिका निर्वाचित होनी चाहिए। यूरोपीय को छोड़कर शेष सबके लिए वर्गीय या सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल समाप्त किए जाने चाहिए। यदि मताधिकार का आधार सीमित बना रहे तो केवल मुसलमानों, दलितों, आंग्ल भारतीयों और गैर ब्राह्मणों के लिए स्थान आरक्षित किए जाने चाहिए। भाग 3 का अध्याय 3 है। विधायिका में 140 सदस्य होने चाहिए। इनमें से 33 मुसलमानों के और 15 दलित वर्गों के होने चाहिए। कुछ जिलों का कम और कुछ अन्य जिलों का अधिक प्रतिनिधित्व जनसंख्या अनुपात से ठीक किया जाना चाहिए। विभिन्न वर्गों और हितों के बीच स्थानों के समायोजन के लिए एक समिति होनी चाहिए। उम्मीदवार के लिए आवास की शर्त हटाई जानी चाहिए। अध्याय नंबर 4 में बाबा साहब लिखते हैं सारांश के तौर पर कि लखनऊ समझौता स्थायी करार नहीं है। लखनऊ समझौता स्थायी करार नहीं है और वह इससे उत्पन्न होने वाले मामलों पर नए सिरे से उसके गुण अवगुण के आधार पर विचार करने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अध्याय 5 प्रांतों में कोई दूसरा सदन नहीं होना चाहिए। द्विसदन व्यवस्था को बाबा साहब ने इनकार किया। मेरे साथियों, बाबा साहब नहीं चाहते थे कि प्रांतों में 2 सदन हो। जिस तरह से कुछ बड़े राज्यों में वर्तमान में 2 सदन की व्यवस्था है, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ विधानसभा और विधान परिषद यानी कि 2 सदन है। मेरे साथियों, अधिकांश राज्यों में, छोटे राज्यों में 2 सदन की व्यवस्था नहीं है, एक ही सदन से काम चलता है। अध्याय नंबर 6 का सारांश है। बाबा साहब कहते हैं कि विधायिका को अधिकार होना चाहिए कि वह अपने अध्यक्ष की नियुक्ति कर सके और उसको पदच्युत कर सके। उसे अपने विशेषाधिकारों और अपने प्रक्रिया विनियमन को परिभाषित करने का अधिकार होना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम की धारा 72 घ और धारा 80 ग कानून पुस्तिका से हटा दी जानी चाहिए। विधायिका को अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार होना चाहिए। कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए विधायिका को संविधान में संशोधन करने का अधिकार होना चाहिए। ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं विधायिका के बारे में अध्याय 6 भाग 3 में हमने आपके समक्ष हुबहू प्रस्तुत किया। भाग 4 में 2 अध्याय हैं मेरे साथियों। अध्याय 1 में जो सारांश है, पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता होनी चाहिए। पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता की वकालत करते हैं बाबा साहब और कहते हैं कि केंद्र और प्रांतों के कार्य विभाजन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, जिससे कि पूर्व स्वीकृति और पश्चातवर्ती वीटो के अधिकार के माध्यम से इस समय भारत सरकार का जो नियंत्रण चल रहा है उसे समाप्त किया जा सके। अध्याय 2 भाग 4 में प्रांतीय सरकार को सौंपे गए कृत्यों द्वारा नियत सीमाओं के भीतर उस सरकार और ब्रिटिश सरकार के बीच सीधे संबंध होने चाहिए, केंद्रीय सरकार के माध्यम से नहीं। भारत सरकार अधिनियम की धारा 2 को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये भारत के प्रशासन के बारे में सम्राट की स्थिति को ग्रस लेती है। ये अध्याय नंबर 2 का सारांश हमने आपके समक्ष रखा। अब भाग 5 का जो सारांश है सीधे सीधे हम आपको बताते हैं। भाषा लिखते हैं कि एक अलग प्रांतीय सिविल सेवा होनी चाहिए। आखिरी अध्याय में यानी कि भाग 5 में हम लोगों ने लोक सेवाओं की बात की है मेरे साथी। तब लोक सेवाओं के बारे में भारतीयकरण की बात बाबा साहब करते हैं, ओबीसी के आरक्षण की बात करते हैं बाबा साहब, मुसलमानों के आरक्षण की बात करते हैं, दलितों के आरक्षण की बात करते हैं मेरे साथियों। यानी कि दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग की बात बाबा साहब यहाँ पर करते हैं। आइए हम जान लेते हैं भाग 5 का सारांश क्या है। एक अलग प्रांतीय सिविल सेवा होनी चाहिए और भारत मंत्री को भर्ती संबंधी एजेंसी के कार्य का निर्वाह पूर्णतः छोड़ देना चाहिए। सेवा संबंधी उसके कृत्यों का निर्वाह कोई प्रांतीय सिविल सेवा आयोग या भारतीय लोक सेवा आयोग के साथ मिलकर काम करने वाला कोई अधिकारी कर सकता है। सेवाओं का भारतीयकरण अधिक तीव्रता से किया जाना चाहिए। राज्य के विभिन्न विभागों की प्रकृति के अनुसार इसकी गति में परिवर्तन होना चाहिए। भारतीयकरण को वेतन तथा भत्तों के एक भिन्न मानक के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
सेवाओं के भारतीयकरण के दौरान ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पिछड़े वर्गों की मांगों को पूरा किया जा सके। मेरे साथियों, 17 मई 1929 का ये लेख है जब बाबा साहब ने यहाँ पर सिफारिशों का सारांश परिशिष्ट 6 में दर्शाया है। ये बाबा साहब ने स्वयं अपनी कलम से सारांश लिखा मेरे साथियों, जो हमने हुबहू आपके समक्ष रखा। और ये 17 मई 1929 का घटनाक्रम है जिसमें बाबा साहब ने ये सारांश यहाँ पर बताया है। यानी कि जो रिपोर्ट यहाँ बाबा साहब ने प्रस्तुत की है मेरे साथियों, सारांश भी स्वयं लिख दिया है अंत में जाकर। जो सिफारिशें यहाँ रखी हैं साउथ ब्यूरो कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके सापेक्ष बाबा साहब ने अपनी एक रिपोर्ट अलग से तैयार की मेरे साथियों, और उसी रिपोर्ट को बाबा साहब ने यहाँ पर रखा है। उस रिपोर्ट के अध्याय भाग सभी समाप्त होने के बाद अंत में उसका सारांश लिखते हैं, ताकि हर कोई समझ सके कि आखिर किस अध्याय में, किस भाग में बाबा साहब मुख्य तौर पर किस बात को इंडिकेट करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं बाबा साहब इस पूरी रिपोर्ट में। तो आज के अम्बेडकर संदेश में जो हम कह सकते हैं कि अब तक के भाग 4 के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भाग 4 का ये यूं कह सकते हैं कि वास्तव में यही महत्वपूर्ण यहाँ पर सारांश है, जो पूरे अम्बेडकर संदेश का यूं कहें कि रस है, जो आज के अम्बेडकर संदेश में आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया। बाबा साहब की लेखनी के माध्यम से जो कुछ भी लिखा गया हुबहू आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम आपसे जानना चाहते हैं मेरे साथियों, मताधिकार वयस्कता के आधार पर होना चाहिए। ये बाबा साहब ने ये बात किस भाग में कही है, बस इतना ही आपको बताना है। आज के अम्बेडकर संदेश को इस उम्मीद के साथ कि इतना महत्वपूर्ण अम्बेडकर संदेश होने के नाते आप अपने आप को स्वयं रोक नहीं पाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे इस अम्बेडकर संदेश को। इसी निवेदन आह्वान के साथ दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय हिंद। हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।